तो अगर प्लेन की बात की जाए तो हमारे जो प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है, शुरुआत में सीधी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन से ही करूंगा, ठीक है। या फिर थोड़ी सी प्लेन की बात की जाए तो एक प्लेन जो होता है ना, उसको स्पेसिफाई करने के लिए भी मुझे दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उसको स्पेसिफाई करने के लिए भी मुझे, जैसे लाइन को दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक प्लेन को भी स्पेसिफाई करने के लिए मुझे दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मेरे को जरूरत पड़ेगी किसकी? अच्छा, कोई नहीं, निधि गुड इवनिंग। तो जैसे कि ये प्लेन है तुम्हारा, ठीक है। इस प्लेन को स्पेसिफाई करने के लिए भी दो चीज़ों की जरूरत है। पहली बात तो ये कहाँ पे है, कहाँ से जा रहा है, तो उसके लिए तो पासिंग पॉइंट की जरूरत है। तो एक प्लेन को भी स्पेसिफाई करने के लिए एक तो मुझे चाहिए होता है पासिंग पॉइंट, x1 y1 z1। और एक ये प्लेन की सेंस क्या है, जैसे लाइन की सेंस तो मुझे डायरेक्शन रेशियो से पता लग रही थी। अब प्लेन की एक समस्या है कि प्लेन की कोई सेंस नहीं होती है। प्लेन बेचारा किसी सेंस में होता ही नहीं है। भाई वो लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, प्लेन का कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो प्लेन के पास कोई खुद की सेंस ही नहीं होती है। अब उसकी सेंस कौन बताती है? प्लेन की सेंस भी एक लाइन ही बताती है। प्लेन की सेंस भी क्या बताती है? एक लाइन ही बताती है, ठीक है। ठीक है नीति, प्लेन की सेंस भी एक लाइन ही बताती है। और वो जो लाइन है ना, वो लाइन कौन सी होती है? जो इसके साथ इसके अंदर से परपेंडिकुलर जाती है। प्लेन से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है, ठीक है, उसी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का क्या हो गया? नॉर्मल ऑफ द प्लेन। इस लाइन की जो डायरेक्शन होगी ना, इस लाइन की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हम प्लेन की बोलेंगे, क्योंकि प्लेन के पास खुद के पास तो बेचारे के पास है नहीं। तो जो इस नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशो होंगे, वही हम प्लेन के डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। तो कहता है कि मान लो अगर ये लाइन जो है, इसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी है, और इसका प्लेन का पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 है। अब हम हमारे प्लेन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लाइन को फिक्स कर दो और फिर उसके साथ प्लेन परपेंडिकुलर है, तो हमारा प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो प्लेन के डायरेक्शन रेशो होते हैं वो एक्चुअली में उसके नॉर्मल जो लाइन होती है ना, उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये आती है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है हमारी ये ए एक्स, या पहले जनरल से पहले ना हम बात करेंगे इसका जो दो इसकी या तीन इसकी जो स्पेशल फॉर्म्स होती है उनका। तो हम प्लेन की इक्वेशन दो तरीके से लिखते हैं। एक तो लिख देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में ही, लाइन की तरह। कार्टेशियन फॉर्म में हम प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? वैसी सी है, x माइनस एक्स वन अपॉन में ए होता है लाइन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, ए एक्स माइनस एक्स वन इंटू में ए, वाई माइनस वाई वन इंटू में बी, और z माइनस जेड वन इंटू में सी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ये क्या होती है? एक प्लेन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अगर इसी को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, सॉरी, इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो अभी नहीं लिखूंगा मैं वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं। एक तो कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म और एक नॉर्मल फॉर्म। तीन फॉर्म्स में इक्वेशन होती है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब मान लो मैं तुम्हें यहीं पे एक क्वेश्चन कहूँ कि भाई एक प्लेन की इक्वेशन बताओ। मान लो मैं यहीं पे एक क्वेश्चन लिखूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1 2 3 एंड नॉर्मल टू, या फिर नॉर्मल टू द लाइन, नॉर्मल टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशो। एक लाइन के नॉर्मल है जिसके डायरेक्शन रेशो क्या है? मान लो 2 3 4 है, ठीक है। इसकी इक्वेशन पूछिए। गुड इवनिंग रीतू आश। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? देखो मैं नेक्स्ट पेज या यहीं लिख देता हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? ए इंटू में एक्स माइनस एक्स वन क्या है? -1 तो +1 हो जाएगा। बी इंटू में वाई माइनस वाई वन, पासिंग पॉइंट क्या था? बी क्या था? 3 था, तो ये 2 हो जाएगा। प्लस सी इंटू में जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? देखो 2x प्लस 2 प्लस 3y माइनस 6 प्लस का 4z माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z, ठीक है। और ये हो जाएगा 2, ये कितना हो गया? माइनस का 18 प्लस का 2 माइनस का 16 हो गया, इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि क्या बन गया? 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 16। ये आ गया बिल्कुल, मोनिका एंड आदर्श। ठीक है, तो ये हमारे प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब तुम यहां से एक चीज नोटिस करो, इस इक्वेशन के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? इस इक्वेशन के अंदर तुम्हें दिख क्या रहा है? अगर तुम देखो ध्यान से इस इक्वेशन के अंदर, अगर तुम एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स को देखो ना ध्यान से, अगर इस इक्वेशन के अंदर तुम एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखो, तो वो हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं। वो हमारे नॉर्मल के क्या है? डायरेक्शन रेशो हैं। तो ये एक्स, ये क्या हो गया? ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये हमेशा ऐसे ही मिलेगा। समझ आ रही है बात? इसके बाद अब मैं बोलता हूं कि वेक्टर फॉर्म क्या होगी।
हमारे प्लेन की वेक्टर फॉर्म क्या होगी। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इसी चीज को वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, और एक्स वाई जेड ये क्या होगा तुम्हारा जनरल वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ही तो हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, आर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 16। ये बन रही है कि नहीं बन रही बताओ। तो रितु कह रही है सर आपसे बढ़िया कोई नहीं मैथ्स टीचिंग एग्जाम में। धन्यवाद रितु। आर वेक्टर डॉट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो जो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर हमारा यही तो है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप और डॉट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप, ये है इज इक्वल टू 16। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करा दोगे, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो ये यही तो आएगा, देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो ये जो इक्वेशन तुम्हें दिख रही है इसको हम वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या क्या होगी तुम्हारी इन जनरल, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कुछ डी होगा, कोई कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। आर डॉट एन कैप इज आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, ये वेक्टर फॉर्म होगी। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप और करते हैं, हम कई बार नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो की जगह हम नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर लेते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो की जगह नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस यूज करने का मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस यूज करने का मतलब ये है कि हम उसके यूनिट वेक्टर की बात करना चाह रहे हैं, हम उसके यूनिट वेक्टर की बात करना चाह रहे हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओगे। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 16 और 9 25 और 4 29, √29 मैग्नीट्यूड आएगा। तो वो कहता है कि इसी को क्या करो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो दोनों तरफ √29 से। तो जब एलएचएस में √29 से डिवाइड कराओगे तो 2/√29 आई कैप हो जाएगा, 3/√29 जे कैप हो जाएगा, और प्लस का 4/√29 के कैप हो जाएगा। ये हो जाएगा एलएचएस के अंदर तो, और आरएचएस में बन जाएगा 16/√29, ये बन जाएगा। अब ये ना ये यूनिट वेक्टर बन गया एक, देखो ये यूनिट वेक्टर बन गया। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ये प्लेन की नॉर्मल फॉर्म हो गई, है ना। अब ये जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो ये आरएचएस के अंदर स्केलर आता है ना, इसकी एक खास बात हो रहा है, जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये आरएचएस के अंदर स्केलर आता है, इसकी एक खास बात हो रहा है। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये जो आरएचएस में कांस्टेंट आता है ना, स्पेशली किसमें, नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही, निकिता गुड इवनिंग, नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही जो ये डिस्टेंस आता है, ये आरएचएस में स्केलर आता है, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, बाई चांस हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, जरूरी थोड़ा ना पॉजिटिव भी आएगा। तो -16 आता तो फिर मैं +16 ही देखता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ये होगा, ठीक है। तो ये आरएचएस के अंदर ही होता है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर जनरल फॉर्म में मैं इसको लिखूं तो मैं ये लिखूंगा आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये तुम्हारी नॉर्मल फॉर्म हो गई इन जनरल, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई। और जो यहाँ पे ये पी है ना, ये पी है मॉड ऑफ पी, पी का मॉडुलस ले लो, पी का मॉडुलस क्या करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताएगा प्लेन का, ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया प्लेन का। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, आए ना। समझे या नहीं समझे, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, फाइंड द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, फाइंड द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म whose perpendicular distance, whose perpendicular distance from origin is 9 and having normal, having normal as 2/3 आई कैप माइनस का 1/3 जे कैप प्लस का, या फिर ऐसे ही लिखो हैविंग नॉर्मल एज 2i कैप 2j कैप, बताओ, बोलो, ध्यान से करना एकदम संभल के, गलती करोगे पक्का, पहले बता रहा हूँ पक्का गलती करोगे, ध्यान से करना।
सॉरी 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 सॉरी, आवाज बंद थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ मोनिका का, आदर्श का सही है, रिया का भी सही है, शिवानी ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। हमेशा तुम्हें यह ध्यान रखना है कि उसने दिया क्या है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसने तुम्हें दिया क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले तो ये देखो कि कौन सी फॉर्म की वो बात कर रहा है और कौन सी फॉर्म तक तुम्हें जाना है, कौन सी फॉर्म तक वो बात कर रहा है और कौन सी फॉर्म तक तुम्हें जाना है। जब भी वो तुम्हें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात कर दे तो समझ जाओ कि नॉर्मल फॉर्म का जिक्र है। नॉर्मल फॉर्म का अगर जिक्र है तो जो हमारा नॉर्मल होगा ना, वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होगा। जो हमारा नॉर्मल होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होगा। यानी ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, ये यूनिट वेक्टर तो दिया नहीं हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली यूनिट वेक्टर दे देता फिर तो मजा आ जाता। अब ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, यानी कि मुझे वो ये बोल रहा है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 9 है। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे कॉमन चीज यही आती होगी जो शिवानी ने गलती की है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो दिमाग में ये बात आई कि हमने क्या किया, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप 9 रख दिया और फिर दोनों तरफ 3 से डिवाइड करा देते हैं, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करा देते हैं। पर तुम देखो क्या बेवकूफी कर रहे हो, हमने तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काम किया था, वेक्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना चाह रहे थे नॉर्मल फॉर्म के अंदर, बट यहाँ पे तो नॉर्मल फॉर्म खुद से गिवन है। अगर तुमने यहाँ पे दोनों तरफ 3 से डिवाइड करा दिया तो क्या ओरिजिन का डिस्टेंस फिर 3 नहीं बन जाएगा? ओरिजिन का डिस्टेंस 3 बन जाएगा। तो वो तो करना ही नहीं है हमें, उस वो तो चक्कर में पड़ना ही नहीं है मेरे को। वो तो 9 ही रहेगा, वो तो 9 ही रहेगा, ऐसे समझो ना, वो तो मेरा 9 ही रहेगा। पर मुझे यहाँ पे एन कैप वेक्टर चाहिए, एन नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एन कैप वेक्टर खुद से लिखूंगा। एन कैप वेक्टर जब मैं खुद से लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आर डॉट 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 9। अब ये तुम्हारी क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। अब नॉर्मल फॉर्म से तुम वापस वेक्टर पे भी जा सकते हो और फिर कार्टेशियन पे भी जा सकते हो। जब तुम दोनों तरफ इस 3 को कॉमन लाके उधर गुना करा दोगे, ये तो नॉर्मल फॉर्म हो गई तुम्हारी। ये क्या हो गई, 2i कैप 2j कैप माइनस का k कैप इज इक्वल टू 27। ये हमारे प्लेन की वेक्टर फॉर्म है। ऐसा होता तब करते हैं ना दोनों तरफ 3 से डिवाइड, ऐसा होता तब करते हैं 3 से डिवाइड, फिर ये वाली फॉर्म आती, ये वेक्टर फॉर्म हो गई। और यहां से अगर तुम्हें क्या लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, तो ये बनेगी। ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इस एक सवाल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इस एक सवाल से सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो मेरे को उम्मीद है ये क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, ये डिस्टेंस नॉर्मल से क्यों, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों होता है, ये आगे देखेंगे, अभी ये बात क्लियर भी हो जाएगी ऐसा क्यों होता है, ठीक है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ आगे एक आती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? देखो, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है? तो एक ऐसा प्लेन जो इंटरसेप्ट्स बना रहा हो, जैसे लाइन बनाती है एकदम सेम टू सेम, एक्सिस के ऊपर मैं रख देता हूँ हमारे प्लेन को ऐसे, एक्सिस के ऊपर मैं हमारे प्लेन को ऐसे रख देता हूँ। मैं बहुत टाइम बाद प्लेन पढ़ा रहा हूँ, 5-6 महीने बाद भी पढ़ा रहा हूँ शायद, क्योंकि लास्ट टीजीटी वाले बैच में प्लेन पढ़ाया था, 12वीं क्लास में से तो हटा ही दिया है। तो अगर मेरा प्लेन ऐसे रखा हुआ है एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो और उसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ए है, तो ये A 0 0 हो जाएगा, ठीक है? वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 0 B 0 है ये वाई इंटरसेप्ट, और ये क्या है, जेड इंटरसेप्ट, तो 0 0 C हो जाएगा, है ना? तो तुम्हारी इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन की क्या बनती है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। जैसे हमारी लाइन की होती है सेम वैसे ही ये हमारी क्या हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई प्लेन की, ठीक है? कई बार वो एक इक्वेशन देके इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ भी लेता है ना? इंटरसेप्ट्स भी पूछ लेता है, वो तो आसान सा सवाल हो गया। जैसे कि मैं इसमें से तुम्हें एक आधा सवाल करा देता हूँ। जैसे कि मैंने कह दिया फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन, इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन 2x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 17 ऑन y एक्सिस। बताओ जल्दी से, तुरंत आंसर देना। सर प्लेन ट्रायंगुलर है, एक्चुअली प्लेन ट्रायंगुलर कह भी सकते हो, मतलब ये इतना ही दिख रहा है प्लेन आदर्श मुझे, ये प्लेन इसके अंदर से उधर से भी ऐसे जा रहा है, इधर से भी ऐसे जा रहा है, इधर से भी ऐसे जा रहा है, ये प्लेन का एक पार्ट है, प्लेन तो बढ़ रहा है चारों तरफ और वो एक्सिस को ऐसे कट करके और फिर जा रहा है। समझ रहे हो आदर्श? प्लेन की शेप नहीं पता कैसी, प्लेन की शेप तो कैसी भी हो सकती है, मतलब ये प्लेन आगे और जाएगा ना, इधर भी आगे जाएगा, इधर भी आगे जाएगा, प्लेन तो कैसा भी हो सकता है। बताओ जल्दी से बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बस इसमें तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जल्दी करो ऊपर। वेरी गुड आदर्श, सही है। क्या होना चाहिए, दो चीजें ध्यान रखनी है, आरएचएस में 1 होना चाहिए और बीच में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट +1 आने चाहिए। आरएचएस में 1 होना चाहिए और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, प्लस के 1 होने चाहिए हर जगह पे, ठीक है? बिल्कुल रिया। तो क्या करो, पहले तो क्या बनाओ, पहले तो 1 बनाओ आरएचएस में, पहले तो क्या बनाओ आरएचएस में 1 बनाओ, नहीं यशोधर?
2x अपॉन 17 माइनस का 3y अपॉन 17 माइनस का 4z अपॉन 17, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, x y और z का क्वोशिएंट +1 बनाएंगे तो इसको 2 से डिवाइड करा देंगे, ये हो जाएगा x ओवर 17/2, इसको -3 से डिवाइड करा देंगे तो y ओवर में माइनस का 17/3, इसको हम क्या कर देंगे -4 से डिवाइड करा देंगे तो माइनस का 17/4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नितेश ने भी उल्टा कर दिया, यशोधर ने भी उल्टा कर दिया। अब ये तुम्हें x इंटरसेप्ट दिखेगा, ये z इंटरसेप्ट और ये ये y इंटरसेप्ट, ये z और ये x, तो y इंटरसेप्ट तुम्हारा कितना हुआ माइनस का 17/3। ठीक है, एक और बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन having an intercept of 2 on negative side of z-axis, and parallel to xy plane। पैरेलल किसके है, xy प्लेन के पैरेलल है। तो बोलो, वेरी गुड सिमरन, रिया, नितेश, मोनिका, सही है एकदम। तो क्या होगा, देखो अब समझ गए होगे तुम, मैंने तुम्हें ये चीज पहले समझाई थी। z एक्सिस के ऊपर तो इंटरसेप्ट बना रहा है -2 तो ये दे दिया, और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। एक्स वाई प्लेन के क्या है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो एक्स और वाई पे तो इंटरसेप्ट बने ही नहीं। एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट नहीं बने तो यानी कि एक्स इंटरसेप्ट फिर कितना है, इनफाइनाइट है, और वाई इंटरसेप्ट भी इनफाइनाइट है ना। तो जो हमारा प्लेन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई इनफाइनाइट, वाई वाई इनफाइनाइट, z ओवर -2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और z अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू हो जाएगी -2। z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बस। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सर बीपीएससी पीजीटी के लिए स्पेशल बैच लाइए भाई, देखते हैं विशाल। बीपीएससी पीजीटी अभी हो तो चुके सारे के सारे एग्जाम, या और भी कुछ बचता है अभी? अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और बातें देखेंगे। देखो किस सीक्वेंस में दिखाऊं मैं तुम्हें ये सब बातें। सबसे पहले तो हम कुछ चीजें देखते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल, या फिर पहले लाइन और प्लेन की बात कर लेते हैं। एक लाइन और प्लेन की बात कर लेते हैं, लाइन एंड प्लेन, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। एक लाइन और प्लेन के बीच में जो भी कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, फिर होगा अगस्त में बीपीएससी टीजीटी पीजीटी। अच्छा दोबारा होगा क्या? हाँ तो हो सकता है आ जाए, तो बहुत टाइम है, ये तो फिनिश हो यार। मैं तो सोच रहा हूँ मैं ये छोड़ छाड़ के और इसका ही टीचर बन जाता हूँ, है ना। इसमें मेरे को मजा भी आने लग गया, 11वीं 12वीं से मैं बोर भी हो लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ छाड़ के अपना ये स्कूल वाला सिस्टम और इसी में घुस जाता हूँ, एक्सपर्ट टीचर बन जाता हूँ, है ना। सारे मेरे पास टैग भी हो गए, सारे टेस्ट भी क्लियर है ना, नेट गेट और जितने भी टैट वैट सब क्लियर है, केवीएस पीजीटी भी क्लियर है। हो सका तो एक आधी चीज़ और क्लियर कर लूँगा तो सही टैग हो जाएगा ना। मेरे को ऐसा लगता है, कई बार मैं सोचता हूँ यही कर लेता हूँ फुल फ्लैश, इसमें मजा भी आता है। स्कूल वाले में बोर हो गए, पढ़ा के एक ही चीज़, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें पढ़ाने को मिल जाती। तो एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन देखना चाह रहे हैं, एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन देखना चाह रहे हैं, तो एक लाइन एक प्लेन को कट ऐसे करती है, एक लाइन जो है इस प्लेन को ऐसे कट करती है। ठीक है, अब लाइन और प्लेन के बीच में सबसे पहले एंगल की बात कर रहे हैं। लाइन और प्लेन के बीच में हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। हाँ सर, करियर विल का परमानेंट फैकल्टी, है ना। तो लाइन और प्लेन के बीच में ये थीटा एंगल निकालना चाह रहा हूं। अब लाइन का तो कोई प्लेन का तो अपना कोई डायरेक्शन होता नहीं, प्लेन की डायरेक्शन, अब एंगल तो डायरेक्शन के बीच में निकलेगी ना, एंगल तो किसके बीच में निकलेगी, डायरेक्शन के बीच में निकलेगी। अब प्लेन की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, प्लेन की डायरेक्शन किसकी है, नॉर्मल की डायरेक्शन है। प्लेन की डायरेक्शन किसकी है, नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो एंगल प्लेन के साथ तो कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे, डायरेक्शन तो होनी चाहिए इसकी। डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन नॉर्मल की है, डायरेक्शन किसकी है, नॉर्मल की है, समझ रहे हो। तो हमें तो नॉर्मल के साथ
निकालनी पड़ेगी। नीतीश कह रहा है सर अभी अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दो, हमें भी मौका मिल जाएगा। ठीक है नीतीश, ये बढ़िया आइडिया लग रहा है ना। तो ये अगर थीटा है तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल तो किसके बीच में निकालोगे? एंगल तो निकालोगे ना दो डायरेक्शन के बीच में, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियो बी, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर बी है और नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर एन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकलेगा? कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? एन डॉट बी अपॉन में क्या हो जाएगा? एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एंगल थीटा नहीं था ना, एंगल तो 90 माइनस थीटा था, पर हमें तो निकालना तो थीटा है, हमें निकालना तो थीटा है। तो ये क्या बन जाएगा? जो कोस वाला फॉर्मूला होता है ना, वो साइन का फॉर्मूला बन जाता है। तो एन डॉट बी, ये सवाल भी आ सकता है डायरेक्ट ऐसा ही, ध्यान रखना इस बात का कि डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल ऐसे निकलेगा। सर आप आईआईटी से टीचिंग लाइन में कैसे आए? आईआईटी से एमएससी की थी, एमएससी वाले टीचिंग ही करते हैं शिवानी, और क्या करते हैं। कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा था, वो मेरे को कंपनी वाली जिंदगी अच्छी लगती नहीं है ना, मैं तो शांति से स्कूलों में पढ़ा रहा था, और फिर ये मेरे को करियर वाले पकड़ के ले आए, मेरे को भी सही लग गया, तो बस फिर ये ऐसे चल रहा है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? एन डॉट बी वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये है, तो ये साइन थीटा हो गया। समझ में आ गई बात? अब देखो कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनना। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, एक लाइन लिख रहा हूं, उसको सुनना। व्हेन ए लाइन इज, अब इन बातों को ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू ए प्लेन, अगर एक लाइन प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा? व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू ए प्लेन, तो सोचो क्या होगा, एक बार दिमाग लगाओ। प्लेन का कोई काम नहीं है, प्लेन तो सिर्फ एक चेहरा है, पीछे की चीज तो कोई और ही कर रहा है, समझ रहे हो? पीछे का चेहरा तो, प्लेन तो सिर्फ चेहरा है, काम नॉर्मल कर रहा है। तो प्लेन का जिक्र आए, कभी भी प्लेन का जिक्र आए, तो तुम्हें दिमाग में सोचना है कि नॉर्मल के साथ क्या कहानी हो रही होगी। तो अगर मैं लाइन को प्लेन के साथ पैरेलल बोल रहा हूं, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि नॉर्मल के साथ क्या कहानी चल रही है। तो सोचो क्या चल रही है नॉर्मल के साथ कहानी, तो फिर नॉर्मल के साथ क्या कहानी चल रही है सोचो। नहीं नहीं मोनिका, विजुअलाइज करो, उस फॉर्मूले को मत देखो, विजुअलाइज करो, फॉर्मूले को मत देखो। ये मान लो एक प्लेन है, ये प्लेन है, हाँ वेरी गुड रिया। अगर लाइन जो है वो पैरेलल हो गई प्लेन के, ये मान लो तुम्हारी लाइन है, ये प्लेन के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो क्या हुआ? ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई। ये क्या हो गई तुम्हारी? नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? नॉर्मल के साथ क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। समझ आई बात? ये नॉर्मल के साथ क्या हो गई? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यानी कि अगर नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर एन वेक्टर है और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एन डॉट बी जो आएगा वो जीरो आएगा। ये बात ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे यहां से, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द प्लेन लैम्डा एक्स प्लस 3y माइनस का 2z इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू द लाइन, x माइनस एक्स वन अपॉन 2 माइनस का y अपॉन 1, और भाई 4 माइनस का 2z अपॉन 2। बताओ, तुरंत तुरंत, टाइम लग रहा है मेरे को पता है, पर पता नहीं भावनाएं रुक ही नहीं रही हैं, चीज़ें बताने में, क्वेश्चन कराने में भावनाएं रुक नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से इसको फिनिश करा के और क्वेश्चंस करा दूँ, पर टाइम जाता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ पूरा लेक्चर लेके जाएगी, कि बताने में अच्छा लग रहा है। ठीक है विशाल, बाकी यहाँ से तैयारी करो ना, सब हो जाएगा विशाल, यहाँ से तैयारी करो, सब पढ़ाया है। अभी देखो इसका आंसर अलग अलग आएगा, रिया का, आदर्श का, गलती करेंगे। नॉर्मल के डायरेक्शन वेक्टर क्या बने? नॉर्मल के डायरेक्शन वेक्टर क्या बने? नॉर्मल वेक्टर क्या बना? लैम्डा ई कैप 3j कैप माइनस का 2k कैप, यही बना नॉर्मल वेक्टर तो। और बी वेक्टर क्या बना? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बताओ। ये स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, ये जो है ये मेरी स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म नहीं है। तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस का 2 अपॉन माइनस वन, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 कॉमन लोगे तो z माइनस का 2 अपॉन में 2 बनेगा। अभी भी नहीं बनी, इसको माइनस 2 से डिवाइड कराओगे नीचे लाके, जब इसको माइनस 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये बनेगा z माइनस का 2 अपॉन में माइनस वन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ से अब तुम्हारा बी वेक्टर बनेगा क्या? 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ से n डॉट बी वेक्टर को 0 के बराबर रखो, n डॉट बी वेक्टर को 0 के बराबर रखो, तो i वाले का i के साथ हो जाएगा 2 लैम्डा, k वाले का j के साथ हो जाएगा माइनस का 3, k वाले का k के साथ हो जाएगा माइनस का 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 5/2। सबका गलत या मेरा गलत? मेरा गलत, यहाँ 1 आएगा।
तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। रिया का, सिमरन का और आदर्श का सही है, वाह वेरी गुड। अब दूसरा कंसेप्ट ये, व्हेन द लाइन इज कंटेन्ड इन ए प्लेन। बस तुम्हें बातें समझ में आना चाहिए कि है क्या चीज, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा क्या है। व्हेन लाइन इज कंटेन्ड इन ए प्लेन। जब एक लाइन एक प्लेन के अंदर कंटेन हो जाए, मतलब लाइन पूरी की पूरी प्लेन के अंदर ही आ जाए, तो फिर क्या होगा? ये मान लो प्लेन है, अब लाइन जो है ना वो तुम्हारी पूरी की पूरी प्लेन के अंदर आ गई, ये लाइन प्लेन के अंदर आ गई पूरी की पूरी। अब क्या कहानी होगी? यहां से दो बातें सेटिस्फाई करेंगी जो तुम्हें समझनी है। पहली बात तो ये जो लाइन का पासिंग पॉइंट होगा, जो लाइन का पासिंग पॉइंट होगा वो प्लेन का भी पासिंग पॉइंट होगा। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, पहली बात, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन इज ऑल्सो पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन, इज ऑल्सो पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। लाइन का जो पासिंग पॉइंट होगा वो ही पासिंग पॉइंट होगा प्लेन का भी। दूसरा दूसरा there are questions of arithmetics of general part one liner और with complete solution। ये मैं समझा नहीं कोमल क्या कहना चाह रही है। जनरल पार्ट के जो क्वेश्चन है वो मेरे को पता ही नहीं जनरल पार्ट में आता क्या है, पहली बात तो कोमल, और बाकी उसका मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है, मुझे वो आता भी नहीं है। मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं प्रॉफिट लॉस और ये सब देख के ना, मेरे सच में हाथ पैर फूल जाते हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ, मान लो ये तुम्हारा प्लेन है, हाँ वेरी गुड, पासिंग ही लिख दिया बस। मैं आजकल वर्ड खाने लग गया हूँ पता है, यहाँ भी लाइन छोड़ दिया था, लग रहा है दिमाग खराब होता जा रहा है। पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन इज ऑल्सो पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। अब देखो इस प्लेन के अंदर तुम कोई भी लाइन बनाओ, इस प्लेन के अंदर तुम कोई भी लाइन बना दो, ठीक है, कोई भी लाइन बनाओ, तो क्या नॉर्मल हमारा उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा? इस प्लेन के अंदर तुम कोई भी लाइन बना दो तो क्या नॉर्मल हमारा उस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा? है ना, है ना। तो दूसरी बात ये कि एन डॉट बी भी जीरो होगा, पैरेलल वाली कंडीशन यहां भी फॉलो होगी, ठीक है, जो नॉर्मल है वो हमारा इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर भी होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये दो बातें सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि अगर एक लाइन तुम्हें प्लेन के अंदर दे दी तो लाइन का पासिंग पॉइंट दे दिया, फिर उसने तुम्हें लाइन अगर प्लेन के अंदर दे दी तो लाइन का पासिंग पॉइंट दे दिया। तो लाइन और प्लेन की ये कहानी तुम्हें समझ आनी चाहिए पहली बात। अब बात करते हैं हम प्लेन और प्लेन की, प्लेन एंड प्लेन की बात कर लेते हैं, प्लेन एंड प्लेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उसका मतलब क्या है, या परपेंडिकुलर है, पैरेलल तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दोनों देख लो। व्हेन टू प्लेन्स आर पैरेलल, व्हेन टू प्लेन्स आर पैरेलल, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, सोचो, प्लेन्स पैरेलल होने का मतलब क्या है? प्लेन्स पैरेलल होने का मतलब क्या है? एक मान लो एक प्लेन तो ये है, और एक प्लेन मान लो ये है, या उसके बगल में बना लो, पैरेलल ही तो है, ऊपर नीचे बनाने जरूरी नहीं है, साइड में बना लो। तो अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके हमें तो नॉर्मल्स की बात करनी है, तो फिर इनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे, तो फिर इनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे, आए ना। तो जो इसका नॉर्मल होगा P1 और इसका नॉर्मल फिर सेम मिलेगा, यानी कि P1 वेक्टर जो होगा यहाँ पे लैम्डा टाइम्स B2 होगा, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, व्हेन द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, व्हेन द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे तो फिर क्या होगा? मान लो एक प्लेन तो ये है तुम्हारा और एक प्लेन ये है, पैरेलल प्लेन्स का एग्जांपल, तुम्हारी एक लेफ्ट वाली दीवार और एक राइट वाली दीवार, दोनों पैरेलल है, इनके प्लेन्स भी आपस में पैरेलल होंगे, है ना। परपेंडिकुलर का एग्जांपल तुम्हारा फर्श और दीवार, तुम्हारा फर्श और कोई भी एक दीवार ले लो, ये परपेंडिकुलर प्लेन्स हो गए, है ना। फर्श ले लो, और एक प्लेन ऐसा, ठीक है, ये दोनों प्लेन्स मान लो परपेंडिकुलर है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलत डिनोट कर दिया, सही बात, हम जो स्टैंडर्ड नोटेशन लेके चल रहे थे वो नहीं लिखी, यहाँ पे N1 वेक्टर N2 वेक्टर, तो ये N1 वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स N2 वेक्टर। संजीव मेरे नोट्स में 1% की कमी नहीं होने देगा, मेरे नोट्स इतने क्रिस्प मिलेंगे तुम्हें सिर्फ संजीव की बदौलत। ये तुम्हारा N1 वेक्टर है, और जो N2 वेक्टर होगा वो तुम्हारा ऐसे जाएगा, जो तुम्हारा N2 वेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा, तो ये दोनों नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होने का मतलब N1 डॉट N2 क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा, N1 डॉट N2 क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा, ठीक है।
समझ आइए बात। अब यहां से कुछ रिजल्ट हमें रखने पड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। एक चीज और रह गई ना यहां से, एक चीज और रह गई, एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच में एंगल का क्या मतलब है? दो प्लेन्स के बीच में एंगल का क्या मतलब है? अब मैं और वो खींच खींच के नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही समझ लेना। मान लो एक प्लेन तो ये है तुम्हारा, इसका वेक्टर ये जा रहा है, और एक प्लेन मान लो तुम्हारा ये है, ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर मान लो ये जा रहा है, ये n2 वेक्टर है और ये n1 वेक्टर है। तो प्लेन्स के बीच में एंगल का क्या मतलब है? कि उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल का, उनके नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा उससे मतलब है। तो तुम्हारा cos थीटा क्या बनेगा? n1 डॉट n2 अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड इंटू में n2 का मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारा cos थीटा बनेगा। ठीक है, यहां पे सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट से प्लेन पास करे उसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा डिटर्मिनेंट? वैसे तो इसका एक लेंथी प्रोसेस भी है, बोर्ड में आता था ये सवाल, पर एक शॉर्ट भी है, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। फिर यहाँ पे क्या लिखना है? x2 माइनस x1 लिखना है, y2 माइनस y1 लिखना है और z2 माइनस z1 लिखना है। घटाना x1 y1 z1 है, ये बात ध्यान रखना, घटाना तुम्हें x1 y1 z1 को ही है। यहाँ पे हमने x में y z में से घटाया, यहाँ x2 y2 z2 में से, यहाँ x3 y3 z3 में से, यहाँ x3 y3 z3 में से। ठीक है, ये हो जाएगा। है ना? अब यहां से एक एक चीज कम करते जाओ। देखो क्या कहेगा, यहां से अगर ये दे दे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, यहां पे मैंने 3D के अंदर लिखना था ना पॉइंट, 2D के अंदर लिख दिया पॉइंट, ये पॉइंट मैंने 2D के अंदर लिख दिया यार, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, x2 y2 z2, दो तो प्लेन से, दो तो पासिंग पॉइंट दिए हैं, एंड पैरेलल टू ए लाइन, पैरेलल टू, और एक लाइन के पैरेलल दिया है, पैरेलल टू ए लाइन विद डायरेक्शन रेशियो, क्या लिखूं डायरेक्शन रेशियो? एबीसी लिख दूं, डायरेक्शन रेशियो एबीसी। अगर दो पासिंग पॉइंट दिए हैं, अगर दो पासिंग पॉइंट दिए हैं और तीसरा जो डायरेक्शन रेशियो है वो तुम्हें क्या है, एक तीसरी लाइन के दे दिए, तो पहले दो कॉलम तो सेम रहेंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और जो तीसरी रो है ना उसके अंदर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे ए बी सी। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट सोल्व हो जाएगा। अगर एक ही पासिंग पॉइंट दे दे और दो लाइंस पैरेलल दे दे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं तो सोचा मैं प्लेन भूल गया हूं सारा, पर अब सब याद आ रहा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, बुक ओपन करी थी मैंने, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, x1 y1 z1 से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू टू लाइंस, पैरेलल टू टू लाइंस हैविंग, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। ये हो जाएगा, है ना? तो फिर इस केस में हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पे x माइनस x1 हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा और z माइनस z1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इनके डायरेक्शन रेशियोज लिख देंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो ये तुम्हें तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। वैसे इनके लेंथी फॉर्मूले, लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के हिसाब से करें तो, पर ये हमारा काम हो गया, यहाँ से एक बात और पूरी हो गई है। अब हमें देखना है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की और प्लेन की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकलता है? एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकलता है? मान लो एक प्लेन बनाओ, ठीक है, ये है मान लो एक प्लेन, और एक पॉइंट है यहाँ पे तुम्हारा पी पॉइंट है, मान लो x1 y1 z1, और ये प्लेन क्या है तुम्हारा ax प्लस का by प्लस का cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये तुम्हें प्लेन दिया हुआ है। तो इसका अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस प्लेन से, तो वो डिस्टेंस की हम बात करना चाह रहे हैं, तो वो डिस्टेंस क्या होगा?
इस पॉइंट को उठा के इस प्लेन में रख दो तो मॉड ऑफ ए एक्स वन, जैसे लाइन में निकाला था सेम वैसे ही, सी जेड वन प्लस डी अपॉन में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, यहीं से ही अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स पूछे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अगर दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस पूछा है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, व्हाट अबाउट दिस सर, ये कोई बात नहीं बनती है, इसका कुछ सेंस नहीं बना संजीव, ये तो क्या हुआ, ये तो बड़ा आसान सा हो गया, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। संजीव कह रहा है कि अगर एक प्लेन दिया हुआ है जो एक पॉइंट से तो पास कर रहा है, यानी कि पासिंग पॉइंट दे दिया 1 2 3, और कह रहा है दो दो लाइंस के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, दो लाइंस के परपेंडिकुलर की भी जरूरत नहीं है, उसमें तो एक लाइन परपेंडिकुलर मिल जाए तो बात बनी पड़ी है। मान लो एक ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है संजीव, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो नॉर्मल, ये नॉर्मली तो बन गई, लाइन परपेंडिकुलर होती है तो नॉर्मल बन गई। मान ले इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 4 है, खत्म हो गई बात, ये तो पासिंग पॉइंट आ गया, ये डायरेक्शन रेशियो आ गए, तो क्या बन गई 2 इंटू में एक्स माइनस वन, 3 इंटू में वाई माइनस टू, और 4 इंटू में जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू। ठीक है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फिर दो की क्या जरूरत है, उसमें तो एक से ही बात बन जाएगी। दूसरी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी उसके भी डायरेक्शन रेशियो यही मिलने, क्योंकि दूसरी लाइन परपेंडिकुलर बनाओगे तो इसके तो पैरेलल ही होगी ना, सेम डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अगर एक प्लेन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों के नॉर्मल सेम मिलेंगे ना, यहाँ से दोनों के नॉर्मल्स क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अच्छा, इस डिस्टेंस को ना डी मत बोलो, कुछ और बोल दो इस डिस्टेंस को, क्योंकि डी इसके अंदर भी लिखा हुआ है ना, प्लेन की इक्वेशन के अंदर भी, इसको पी क्यू बोल दो। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम वैसे ही जो लाइन वाला फॉर्मूला है, d1 और d2 को घटा दो, उसका मोड ले लो, और नीचे क्या कर दो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कर दो। समझ गए? और क्या रह गया और क्या रह गया, हाँ एक ये और बता देता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द, equation of plane passing through the, equation of plane passing through the intersection of two planes, intersection of two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0, ये है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इनके प्लेन्स। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो समझाता हूँ, जैसे कि किताब देखो, ये दो प्लेन्स हैं तुम्हारे, ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये वाला और एक प्लेन ये वाला, ये दो प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन हमेशा एक लाइन बनती है, दो प्लेन्स आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, लाइंस को। देखना चाहो तो फर्श और दीवार जहाँ पे मिल रही है वो देखो, एक लाइन बन रही है ना वहाँ पे, जहाँ पे तुम्हारा फर्श और दीवार मिल रही है वो लाइन बन रही है, तो उस लाइन के अंदर से पास होने वाला प्लेन पूछ रहा है, उस लाइन के अंदर से पास होने वाला प्लेन, जैसे कि बीच में से एक प्लेन जा रहा है, इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन प्लस में के टाइम्स, प्लस में के टाइम्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0, प्लस डी टू इज इक्वल टू। ठीक, अब यहां से k की वैल्यू निकालनी बच जाती है, फिर k की वैल्यू निकालने के लिए वो एक चीज तुम्हें और देगा, जैसे कि क्या देगा, प्लेन का पासिंग पॉइंट दे दिया, प्लेन का पासिंग पॉइंट दे दिया तो एक्स वाई जेड की जगह वो रख देंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी, कहेगा कि प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट ये है तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, ये वो कर देंगे। पैरेलल वाले p क्यू डिस्टेंस को d लिख दिया है सर, कोई नहीं तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ d नहीं है ना वैशाली, यहाँ d नहीं है, यहाँ d1 d2 है, वहां पे d आ गया था ना, वहां पे d आ गया था इसलिए। अब यहाँ पे तुम्हारा प्लेन खत्म हो गया, समझ में आया, सारी चीजें समझ आ गई, अब इनको यूज करेंगे, आज वाली क्लास में तो मुश्किल लग रहा है, सुबह देखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कराऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट सवाल की। मैं तुम्हें स्फीयर और बता देता हूँ, मैं तुम्हें स्फीयर के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ, स्फीयर के कुछ क्वेश्चन ना उसमें भी आए थे, इसमें केवीएस पीजीटी में शायद एक आधा सवाल आया था, केवीएस पीजीटी के अंदर शायद एक आधा सवाल आया था। अब देखते हैं स्फीयर को, तो जैसे सर्कल का लोकस होता है वैसे स्फीयर होता है, स्फीयर में भी हम यही कह देते हैं, नहीं रही अभी स्फीयर और करेंगे, अभी तो एक ही तो घंटा हुआ है। स्फीयर के लिए भी हम क्या कहते हैं कि जो सर्कल का लोकस होता है वो स्फीयर का होता है, बस वो स्फीयर का लोकस किसमें होता है, 3D के अंदर होता है, तो कहता है कि एक ऐसा पॉइंट जो ऐसे मूव करे स्पेस में जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहे, समझ रहे हो, उसका सेंटर हो गया वो, और वो फिक्स पॉइंट सेम रहेगा और वो घूमेगा चारों तरफ, तो स्फीयर बना देगा। लोकस मैं नहीं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्फीयर की, वो देखो एकदम सर्कल की तरह चलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, मान लो ये स्फीयर है तुम्हारा,
ये तुम्हारा स्फीयर है, ये इसका सेंटर है सी, जिसका सेंटर मान लो मैंने कह दिया ए बी सी है, ए बी सी करेगा हाँ, और उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस मान ली आर है, उसकी रेडियस क्या मान ली मैंने, आर है। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी स्फीयर की, स्फीयर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल वाली है, बस ये वाली चीज एक्स्ट्रा आ गई है ना। ये तो हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आती है इसकी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर क्या होती है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमारे स्फीयर की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इस जनरल फॉर्म में से तुम्हें क्या देखना आना चाहिए, ऊपर चली गई ना, इस जनरल फॉर्म के अंदर से तुम्हें क्या देखना आना चाहिए, सेंटर और रेडियस 2ux 2vy, ये क्या हो गया 2wz, क्या चक्कर है 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसका सेंटर क्या होगा, जैसे सर्कल का सेंटर निकाला था, सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, माइनस में एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस में एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, माइनस का यू, माइनस में वाई का कोफिशिएंट माइनस का वी, माइनस में जेड का कोफिशिएंट माइनस का डब्ल्यू। ये तो इसका सेंटर हो गया। और इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रूट में इनका स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का डी, जैसे वहां पे करते हैं सेम वही बात है, कोई नई चीज। ठीक है अच्छा, अगर इसकी डायमेट्रिक फॉर्म की बात करूं तो इसकी भी डायमेट्रिक फॉर्म होती है। तो अगर तुम्हें स्फीयर के एंड्स ऑफ डायमीटर दिए हुए हैं, स्फीयर के क्या दिए हुए हैं तुम्हें, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये स्फीयर है मान लो, इसके डायमीटर के क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। मान लो ये है तुम्हारा ए और ये है तुम्हारा बी, तो ये क्या है x1 y1 z1 और बी पॉइंट अगर है x2 y2 और z2। ठीक है, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन वही सेम x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 प्लस में z माइनस z1 इंटू में z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई डायमेट्रिक फॉर्म, ये हो गई डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो कंसेप्ट्स और हैं, वो देख लो क्या है। एक ये कंसेप्ट है क्या, ये ध्यान रखना, टू स्फीयर्स कट ऑर्थोगोनली, टू स्फीयर्स, पहले स्फीयर्स लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2u डैश एक्स 2v डैश वाई प्लस 2w डैश जेड प्लस d डैश इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर्स एक दूसरे को क्या कट करेंगे, ऑर्थोगोनली कट करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ऑर्थोगोनली। इफ ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब समझ रहे हो, जहां पे स्फीयर्स एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वहां पे टेंजेंट्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। इफ यू यू डैश वी वी डैश प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डी प्लस डी डैश होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी प्लस डी डैश होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 भी आएगा इन सब में, 2u u डैश 2v v डैश 2w w डैश इज इक्वल टू डी प्लस डी डैश आना चाहिए, ये कंडीशन ध्यान रखना। अच्छा, जब दो स्फीयर एक दूसरे को कट करेंगे, जब दो स्फीयर एक दूसरे को कट करेंगे, ऑर्थोगोनली कट करेंगे, तो उनके इंटरसेक्शन से क्या बनेगा, इमेजिन करो एक गोला दूसरे गोले को कट कर दे, तो उनके अंदर जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या बनेगा बताओ, उनके अंदर जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या बनेगा बताओ। जब दो स्फीयर्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो उन दोनों का जो क्या आएगा, कॉमन पार्ट आएगा, वो क्या आएगा, सर्कल आएगा, सर्कल आएगा कि नहीं आएगा, सर्कल आएगा। पहले तो इंटरसेक्शन तो बताओ क्या आएगा, सर्कल आएगा। रुको, इंटरनेट का जमाना है, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो, सर्च मत करो, बेचोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, ये मुंह से भी ले लेगा क्या बात, ट्राई करके देखो। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, ऑफ क्यों किया हुआ है भाई, वॉइस कमांड, वॉइस कमांड नहीं लेगा, ऑलवेज अलाउ, अलाउ कर देते हैं। अब देखो इंटर, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। देखो क्या बन रहा है, ये देखो ये दो स्फीयर आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को, या यहाँ देख लो, ये बस कोई वो नहीं देख रहा होगा, अपनी वेबसाइट वाला कहीं केस वेस कर दे हमारी। ये देख लो खुल क्यों नहीं रहा ये दिख रहा है ना तुम्हें, बीच में एक स्फीयर बन रहा है, मतलब सर्कल बन रहा है, तो एक सर्कल बनेगा, तो उस सर्कल की रेडियस पूछ लेता है, देन रेडियस ऑफ
दैट सर्कल ऑर्थोगोनली है, ऑर्थोगोनली के केस में ही बात कर रहे हैं। देन रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का जो सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, इज r1 r2 अपॉन में रूट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इसी के साथ 3D का समापन हो गया है। कल सुबह हम प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की। ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे को पता है उठना पड़ता है और मेरे से सुबह उठा नहीं जाता किसी भी कंडीशन में। मैं रोज रो पीट के उठता हूँ। मैं सोचता हूँ यार उनका सिलेबस तो कराना पड़ेगा, एक ही क्लास बहुत थी, क्यों दूसरी लगवाई। सुबह सुबह सोचता हूँ मैं 6 बजे जब मैं नींदों में रहता हूँ फिर जब 8:30 पौने 9 होते तो मैं चल यार उठो नहाओ धो इतनी सर्दी में, है ना। फिर दिन में टाइम नहीं मिलता, क्लासेस शुरू हो जाती है। पर कोई नहीं, 2-4 दिन की बात है ना। चलो पहले मैं मेहनत करूंगा तभी तो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो मैं ही नहीं करूंगा तो फिर तुम्हारी कहाँ से रंग लाएगी। खैर कोई नहीं, सी यू टुमारो इन मॉर्निंग, सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 10 AM शार्प। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, फिर 1 घंटा हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, हम 1 घंटे में कहोगे तो प्रोबेबिलिटी शुरू कर लेंगे, नहीं तो मीट्रिक स्पेस निपटा दूंगा मैं। 1 घंटे में कोशिश करेंगे, पर 1 घंटे में निपटेगा नहीं यार। ठीक है, इवनिंग में दोनों नहीं लगा सकते टीना, बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी नहीं होता है ना, क्लासेस होती हैं। दैट्स वाई। चलो तो सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, सो जाओ।